दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 557 नंबर का लेक्चर है बायोलॉजी का। दोस्तों आज हमारा 7वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,710 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ये अगर विषय वाइज बात करेंगे तो हम आपको 8वें विषय तक कंप्लीट करा चुके हैं। 9वां विषय हमारा बायोलॉजी है, क्योंकि 3 पार्ट में आपको हिस्ट्री पढ़ाया गया, एंशिएंट, मिडाल, मॉडर्न, फिर आपको संविधान पढ़ाया गया, फिर विश्व का भूगोल, फिर भारत का भूगोल और फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस तरह से 8 विषय विधिवत आपको पढ़ा दिया गया है। ये हमारा 9वां विषय है, ठीक है। 9वें विषय का आज हमारी 7वीं क्लास है और जो हमने टॉपिक चूज किया है ये वर्गीकी चैप्टर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन वाले पे, ठीक है। जिसमें पादप जगत के जंतुओं के बारे में या इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और संघ प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों पढ़ा जाएगा। बहुत सारे सवाल आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बातचीत आरंभ करते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर, स्टडी 91 जो हमारा एप्लीकेशन है ऑफिशियल, इसके नाम के आगे जोड़िएगा दोस्तों। इस एप्लीकेशन पर अभी हमारे नए नए कोर्स स्टार्ट हुए हैं। सभी कोर्सेज में हमने डेमो क्लास दे रखा है। अगर पसंद आए तो एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए जो इंसान फ्री में अच्छा पढ़ा सकता है वो इंसान अपने पेड कोर्स के लिए बहुत मेहनत में करता हूं, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक बार मौका दीजिए, सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लास देखिए, परचेज बाद में कीजिएगा, कम से कम डेमो देख लीजिए, ठीक है। सीधे आते हैं सवालों पर। पहला सवाल दे रहा आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल दे रहा है कि पादप जगत में किसे शामिल किया जाता है। देखिए नाम पादप जगत दे दिया तो पादप माने पौधों, ठीक है। पादप माने क्या हो जाता है, पेड़ पौधे। तो आप कह सकते हैं कि पादप जगत में पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है ना। इतना आसान सा जवाब, ठीक है। पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है। लेकिन क्या इतना कहने से काम चल जाएगा? नहीं, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। जो सवाल पूछने के बाद जो जवाब आपको मिलेगा ना ऑप्शन के रूप में, वो इतना आसान जवाब नहीं होगा। वो जवाब होगा बहुकोशिकीय। पादप जगत में किसे कहा शामिल किया जाता है? तो याद रखेगा पादप जगत में बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय, ठीक है। तो याद रखेगा यहां एक कोशिका की बात नहीं हो रही है। पहली बात याद रखेगा बहुकोशिकीय होते हैं सभी, ठीक है। जितने भी पादप आएंगे सभी के सभी क्या होते हैं, सभी बहुकोशिकीय होते हैं। सभी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषी। संश्लेषी मतलब प्रकाश संश्लेषण करने वाले। और इसके अलावा क्या होते हैं, सभी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे उत्पादक श्रेणी। सभी के सभी किस श्रेणी में रहते हैं दोस्तों? उत्पादक की श्रेणी में रहते हैं। और अंतिम में दोस्तों एक शब्द और यहां पे लिखेगा, स्वपोषी जीव। ये अपना पालन पोषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीव। ये 4 बातें आपसे आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। याद रखेगा पादप जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, पहली बात, ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं, जी हां। दूसरा ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तीसरा ये स्वपोषी जीवों की श्रेणी में आते हैं। चौथा ये उत्पादक श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। अब यहां से जब इसको तोड़ूंगा ना तो और सारे सवाल आपको दिखाता हूं जो इसी से संबंधित हैं। सवाल देता है उत्पादक किसे कहते हैं। जो आपने देखा कि भैया आपने देखा कि पादप जगत में उत्पादक, पादप जगत के जो पेड़ पौधे हैं ये उत्पादक श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उत्पादक श्रेणी में ये आते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल कर रहा है कि उत्पादक श्रेणी में जो आते हैं वो ठीक है, लेकिन ये कहते किसे हैं, ठीक है। तो याद रखेगा प्रकाश संश्लेषी जो हरे पादप होते हैं, ठीक है, लिखेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही दोस्तों पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी हरे पादप, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी हरे पादप जो होते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक इन्हें क्यों कहा जाता है? उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों की खासियत क्या है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप, इसीलिए उत्पादक श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कर स्वजीवी क्या कहलाते हैं? स्वजीवी किसे कहते हैं? देखिए स्वजीवी, स्व माने अपने से, जीव माने जीने वाले, ठीक है। अपने से अपना जीवन जीने वाले ये स्वजीवी कहलाते हैं। और स्वजीवी कहते किसे हैं? जो उत्पादक श्रेणी में आते हैं उन्हीं को स्वजीवी कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जो भी उत्पादक श्रेणी में आते हैं
ठीक है। उत्पादक श्रेणी में आने वाले को ही क्या कहते हैं? स्वजीवी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना भोजन दोस्तों स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब उत्पादक श्रेणी में आता कौन कौन है? जैसे याद रखेगा, हरे पादप, हरे पादप मतलब हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे ये इस श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया को याद रखेंगे, यह भी दोस्तों इसी श्रेणी में आता है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। इसी तरह से नीले हरे शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल, ये सब दोस्तों किस श्रेणी में आते हैं? ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो आप खाली पेड़ पौधे मत पढ़िए, उसके आगे कम से कम एक दो लाइन और एक्स्ट्रा जान के रखिए, क्योंकि एग्जामिनर जब कुछ पूछना शुरू करेगा ना तो पेड़ पौधे नहीं पूछेगा, तो बच्चे को पता, वो साइनोबैक्टीरिया पूछेगा ताकि आपका दिमाग हिल जाए और आप सोच न पाए वहां तक। आपसे नीले हरे शैवाल के बारे में पूछेगा तब आपका दिमाग जो है फंसेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनर आपके साथ कैसे गेम करता है, कैसे सवाल को पलटता है, कैसे सवाल को टेक्निकल बनाया जाता है, ये सब सीखिए आप। करा प्रथम पोषक स्तर, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत दोस्तों किसे रखा जाता है? तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो प्रथम पोषक होते हैं, इसके अंतर्गत स्वपोषियों को रखा जाता है, ठीक है। किसे रखा जाता है? स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी। और स्वपोषी में आता कौन दोस्तों? यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पादप, स्वपोषी में किसे कह सकते हैं? हरे पादप, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया लिखेगा, हरे पादप, हरे पादप, ठीक है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये सब दोस्तों इसी के एग्जाम्पल तो हैं, तो इन्हें प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए सवाल वही है, बस घुमा फिरा कर आपके सामने दे रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और उल्टा सीधा जवाब दें। देखिए कितना खतरनाक सवाल है, इस सवाल को पढ़ करके बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। तृणभक्षी सोचेगा ये तो नया जो है कुछ आ गया, लगता है कुछ खतरनाक खाता पीता होगा, नहीं। तृणभक्षी दोस्तों याद रखेगा, तृणभक्षी कहते किसे हैं? तो तृणभक्षी शाकाहारियों को कहा जाता है, ठीक है। इतना खतरनाक नाम देकर के, जितना खतरनाक नाम है उतना आसान सा उत्तर है, ठीक है, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें तृणभक्षी कहा जाता है, ठीक है, तृणभक्षी, ठीक है। और शाकाहारी जीव, इसमें केवल पेड़ पौधे आते हैं, घास वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, यानी ऐसे जीव जो पेड़ पौधे, घास, हरी पत्तियों, फलों इत्यादि पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। शाकाहारी जीव याद रखेगा हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे गाय वगैरह के ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फलों को खाते हैं, इसके अलावा पत्तियों को खाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन सब का दोस्तों भोजन के रूप में ग्रहण, ठीक है, भोजन के रूप में ग्रहण, भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। तृणभक्षी नाम बड़ा खतरनाक है लेकिन उत्तर बड़ा आसान सा है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता, वैसे आप पढ़ेंगे तो उपभोक्ता माने जो उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, लेकिन जब बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तब यहां मामला बदल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां वैसे आप कहते हैं उपभोग करने वाला, उपभोग करने वाला ये उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तब दोस्तों वहां बात करते हैं। यहां दोस्तों परोपजीवी को कहा जाता है, यहां उपभोक्ता किसे कहते हैं? परोपजीवी को। परोपजीवी मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, पर धन उपजीवी, ठीक है। तो परोपजीवी जो जीव दूसरों के भोजन, जो जीव दूसरों के भोजन पर निर्भर रहते हैं, जो जीव दूसरों के भोजन पर निर्भर रहते हैं उन्हें परोपजीवी कहते हैं, या जो अपना भोजन दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं, ये भी कह सकते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं परोपजीवी, ठीक है, परोपजीवी।
स्वजीवी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परोपजीवी जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, होटलबाजी करने वाले। अरे इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है, ये होटलबाजी ऐसे ही बोल रहा हूं भाई, डिपेंडेंसी दिखा रहा हूं आपको। आइए, आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि परोपजीवी में हम रखते किसे हैं, ठीक है, परोपजीवी में ऐसे कौन कौन से जीव हैं, जैसे स्वपोषी में हमने पेड़ पौधों की बात कर लिया, साइनोबैक्टीरिया की बात कर लिया, नीलहरी शैवाल की बात कर लिया, ठीक है, ये सबको हमने कहा ये स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परोपजीवी में दोस्तों आपने देखा कि परोपजीवी इसमें हमेशा उपभोक्ता श्रेणी के आते हैं, ठीक है, उपभोक्ता श्रेणी में आने वाले जो होते हैं, ठीक है, उनको हम परोपजीवी में रखते हैं। उपभोक्ता श्रेणी मतलब सीधे सीधे उपभोक्ता श्रेणी का सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया, ये परोपजीवी से हो गया, ठीक है, परोपजीवी। और आप तो भली भांति जानते हैं परोपजीवियों की खासियत होती है कि अपना भोजन बनाते नहीं, दूसरों पर हमेशा निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये दूसरे जीव से दोस्तों भोजन ग्रहण करते हैं। आइए अब आगे की चर्चा करते हैं। अगला सवाल आता है अपघटक या निबंधक। अपघटक, ठीक है, अपघटक या विबंधक, निबंधक नहीं विबंधक, ये दोस्तों किसे कहते हैं, तो अपघटक कहा जाता है जो अपघटन का कार्य करते हैं, ठीक है, खास करके मृतोपजीवी, ठीक है, खास करके हम किसे कहते हैं दोस्तों, ये जो मृतोपजीवी जीव होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को अपघटक कहते हैं, इसी को विबंधक कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इसी को क्या कहते हैं, अपघटक, इसी को क्या कहते हैं, विबंधक, विबंधक, ठीक है, ये दोनों दोस्तों इसी के संदर्भ में कहा जाता है। सवाल ये आता है कि भैया मृतोपजीवी जो होता है ये करते क्या है, ठीक है, तो याद रखेगा मृत पेड़ पौधे, सड़े गले वनस्पतियों, ठीक है, सड़े गले वनस्पति, ठीक है, चाहे मृत पेड़ पौधे हो, सड़े गले वनस्पति हो या अन्य कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जो अकार्बनिक मत लिखिएगा, अकार्बनिक तो आप बात कर लिए, ठीक है, अन्य कार्बनिक पदार्थ तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर ये ना हो दोस्तों तो अपघटन की क्रिया बंद हो जाए, और अपघटित ना हो तो इस धरती से कुछ समाप्त नहीं होगा, अपघटन होना जरूरी है, ठीक है। अरे भाई मैं मान लीजिए सब्जियों की बात कर लूं, अब सब्जी का कोई टुकड़ा आपने काट के फेंक दिया जो आपके यूज में नहीं है, अब भैया उसका अपघटन अगर नहीं होगा तो पड़ा रहेगा, जन्म जन्मांतर वहां पड़ा होगा। आप बताओ, प्याज का छिलका अगर खत्म नहीं होगा तो कितना छिलका जुट जाएगा दुनिया भर में, बताइए। अपघटन जरूरी है। ये मैं पेड़ पौधों के बारे में भी कह रहा हूं, वनस्पतियों के बारे में भी कह रहा हूं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हम कह रहे हैं, किसी इंसान का डेथ ही हो गया, मृत्यु हो गई, उसको दफना दिया गया, अब उसका अपघटन नहीं होगा तो पता चलेगा जब खोदेंगे इंसान दिखाई पड़ेगा, तो समस्या है ना जी। तो अपघटन होना बहुत जरूरी है, और अपघटन का कार्य मृतोपजीवी ही करते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है मृतोपजीवी दोस्तों क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी ये क्या कहलाते हैं, ये पूछेगा तो बताइएगा दोस्तों, मृतोपजीवी कहलाते हैं अपघटक, ठीक है, और क्या कहलाते हैं, और कहलाते हैं विबंधक, और क्या कहलाते हैं। इसके अलावा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है एग्जाम में दोनों चीजें ना दें तो याद रखेगा, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, इसीलिए इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी, ठीक है, प्रकृति का सफाई कर्मी भी मृतोपजीवियों को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह अपघटन करने का काम करते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, करा शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे पेड़ पौधे जो शुष्क जलवायु, ठीक है, जहां पे जलवायु क्या है, शुष्क है, नम नहीं है, ठीक है, यानी क्या है, मौसम कैसा दोस्तों, वहां क्लाइमेट कैसा दोस्तों, वहां का क्लाइमेट ड्राई है, ठीक है, और जहां ड्राई क्लाइमेट होगा याद रखेगा वहां मरुस्थल होगा। क्या होगा दोस्तों, वहां मरुस्थल होगा, वहां रेगिस्तान होगा, जिसे आप डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, ठीक है,
वहां क्या होगा दोस्तों, वहां डेजर्ट होगा। तो कह रहा है शुष्क जलवायु में भली भांति जो पेड़ पौधे पैदा होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्योंकि मरुस्थल में पैदा हो रहे हैं इसीलिए इसे हम कहते हैं मरुद्भिद। क्या कहते हैं, मरुद्भिद। मरुस्थल में पाए जाने की वजह से इन्हें मरुद्भिद कहा जाता है, या इन्हें कहा जाता है जीरोफाइट, जीरोफाइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, या इन्हें जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। अच्छा, मरुस्थल में कौन कौन से पौधे उगते हैं दोस्तों, जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, ठीक है, या फिर खजूर वगैरह हो गया, ये सब दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में नोट कर लीजिए, कैक्टस हो गया, कैक्टस हो गया, नागफनी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ताड़ वगैरह ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, ताड़ ईटीसी कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब दोस्तों जीरो फाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जीरो फाइट्स या मरुद्भिद पौधों के नाम से इन्हें जाना जाता है, याद रखेंगे। कह रहा ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में, कैसे नमक युक्त मिट्टी। ठीक है, नमक युक्त मिट्टी मतलब क्या है, समुद्री किनारों। ठीक है, समुद्री किनारों पर। ठीक है, इनकी स्थिति क्या है दोस्तों, निश्चित रूप से ये समुद्री किनारों पर पाए जाते, तभी तो नमक युक्त मिट्टी होगी। कर ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है हैलोफाइट। क्या कहा जाता है, हैलोफाइट। ठीक है, हैलोफाइट दोस्तों कहा जाता है। या अगर और साफ साफ देखेंगे तो हैलोफाइट के अलावा क्योंकि लवण युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं तो लवणोद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लवणोद्भिद। ठीक है, लिख लीजिएगा, लवणोद्भिद। ठीक है, लवणोद्भिद भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। तो ये दोनों बातें दोस्तों आप याद रखेंगे। अब एग्जामिनर देखिए हैलोफाइट देता है या लवणोद्भिद देता है, ये आप याद रखेंगे। समुद्र के किनारे दोस्तों आपने मैग्रो वनस्पतियों का नाम सुना होगा। ठीक है, वैग्रो वनस्पतियां। ठीक है, ये दोस्तों सबसे बड़ा इसका उदाहरण है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा ये उदाहरण है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा एपीफाइट्स। एपीफाइट्स दोस्तों किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर किस लिए निर्भर होते हैं, किस लिए निर्भर होते हैं आपको बताना है। एपीफाइट्स में खासियत होती है कि पौधे जो होते हैं ना, ये इनको यांत्रिक सहारा चाहिए होता है। इन पौधों में तना मजबूत नहीं होता है, इनको एक सहारे की जरूरत होती है। जैसे अमरबेल का पौधा देखा होगा, जब तक तो उसको सहारा नहीं मिलेगा वो पेड़ बड़ा ही नहीं होगा, उसको सहारे की जरूरत होती है। तो किस लिए निर्भर रहते हैं, तो याद रखेगा यांत्रिक अवलंब के लिए। ठीक है, किस लिए दोस्तों, लिखेगा यांत्रिक अवलंब हेतु। ठीक है, यांत्रिक अवलंब हेतु, कुल मिला जुला के सहारे की जरूरत। ठीक है, सहारे की आवश्यकता इन पौधों को होती है। बिना सहारे के पौधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे आर्किड वगैरह देख लीजिए, या आर्किड देख लीजिएगा, आर्किड का पौधा आपने देखा होगा। ठीक है, या फिर अमरबेल का हो गया। ठीक है, अमरबेल हो गया। ठीक है, अमरबेल, इनको सहारा देना पड़ता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, तो इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा ये परोपजीवी नहीं होते। कुछ लोग सोचते हैं कि लगता है सहारा परोपजीवी, तो याद रखिएगा परोपजीवी नहीं। ठीक है, परोपजीवी नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते समझते हैं कि लगता है इनको सहारा चाहिए, इस वजह से दूसरे पौधे के पास खाना लेने जा रहे हैं। खाना लेने नहीं, उनको खाली खाना होना है, अपना भोजन तैयार कर लेंगे, खाली उनको सहारा चाहिए स्टैंड होने का। ठीक है, तो ये चीज याद रखेगा, इसलिए साफ साफ लिख दिया हूं। कई बार आता है सवाल, पूछता है कि पौधे कैसे होते हैं, उनके विशेषताओं के बारे में पूछता है, तो लोग सोचते हैं संभवतः ऐसा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये परोपजीवी दोस्तों नहीं होते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है हाइड्रोफाइट्स। देखिए हाइड्रो कहीं भी शब्द लिख दिया हो ना, तो हाइड्रो का मतलब ही होता है जल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल। तो हाइड्रोफाइट्स दोस्तों किसे कहते हैं, ऐसे पौधे जो जल में उत्पन्न होते हैं, जल में पैदा होते हैं, उनके लिए आप कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, तो लिखिएगा एक तरह का जलीय पौधा, एक तरह का नहीं, ऐसे हाइड्रोफाइट्स मतलब जल में उगने वाले पौधे, जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं, उनके लिए हम शब्द या क्या यूज करते हैं दोस्तों, जैसे मरुस्थल में जो पाया जाता तो उन्हें जीरोफाइट्स कर दिया, जिनको सहारे की जरूरत है उन्हें एपीफाइट्स कर दिया। ठीक है, जो लवणोद्भिद दोस्तों, उसमें हमने किसको रखा, तो उसमें हमने जो नमकीन भूमि पर उगते हैं, नमक वाली भूमि पर उगते हैं।
ठीक है, समुद्री किनारे वाले हिस्से पर उनके लिए रख दिया। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं। अब यहां से दो तीन बातें याद रखिएगा, दो तीन चीजें, कुछ पौधे होते हैं जो जलमग्न होते हैं, तीन तरह की चीजें याद रखिएगा, जलमग्न पौधे, ठीक है, जलमग्न पौधे, ठीक है। दूसरा होता है जल पर तैरते पौधे, जल पर तैरते पौधे। और तीसरा होता है जल स्थल, ठीक है, जल स्थल पर, ठीक है। जल स्थल मतलब क्या हो गया, तीसरे जल स्थल कहने का मतलब है जलस्थली पौधा होता है, जैसे कमल वगैरह दोस्तों, ये जलस्थली पौधा है, ठीक है। कमल हो गया, जलकुंभी हो गया, ये जलस्थली पौधों में इनकी गिनती होती है, ठीक है। तो इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं, लिखिएगा कमल, जलकुंभी हो गया, कमल हो गया, ये दोस्तों जलस्थली पौधों को उदाहरण। इसी तरह से जो तैरने वाला दे रहा है ना, इसमें लिखिएगा डकवीड, नाम नहीं सुना होगा, मुझे भी ज्यादा याद नहीं है, डकवीड एक ही याद है, और एक और शायद पिस्टिया करके उसका नाम है, मैं लिखूंगा नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, पिस्टिया संभवतः नाम है वो। और ये जो जलमग्न पौधे दे रहा है तो पूरी तरह से डूबे होते हैं, तो इनमें लिख लीजिएगा हाइड्रिला। ये सब दोस्तों उदाहरण है, ये जीरोफाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं, ये उनकी बातें हो रही है। कर जंतु जगत, यहां से अब देखिए सवाल चेंज हो रहा है, जंतु जगत अर्थात एनिमेलिया, ठीक है। जंतु जगत, अब यहीं से याद रखेगा, जंतु जगत को ही क्या कहते हैं, एनिमेलिया कहते हैं। अर्थात लिख दिया ना, तो एनिमल से बना हुआ शब्द है एनिमेलिया। जंतु जगत कहे चाहे एनिमेलिया कहे, एक ही बात है, कंफ्यूजन में मत होइएगा। तो जंतु जगत अर्थात एनिमेलिया में किसे शामिल किया जाता है, आपको केवल इतना बताना है कि इसमें किसे शामिल किया जाता है, प्रोकैरियोटिक जीवों को, यूकैरियोटिक जीवों को, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन दे सकता है। तो पहला चीज याद रखेगा, पॉइंट 1 याद रखेगा, सभी बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, सभी कोशिकीय जीव, ठीक है। पहली बात याद रखेगा, जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनको जंतु जगत में रखा जाता है, एनिमेलिया में रखा जाता है। एक कोशिकी नहीं, बहुकोशिकी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी बहुकोशिकी। अब देखिए, अब इसमें दो चीजें याद रखेगा, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी जीव और अकशेरुकी जीव, ठीक है, कशेरुकी जीव, ये दोनों तरह के जीव दोस्तों यहां रखे जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर इससे कम पढ़े हैं तो समझिए संकट है, उस संकट से बचिएगा। आगे देखिए, करा बिना कोशिका भित्ति, यानी बिना कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, ठीक है। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। करा बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है, तो याद रखेगा ये इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। चाहे आप इसे जंतु जगत का नाम दीजिए, चाहे आप इसे एनिमेलिया का नाम रखिए, ठीक है, एनिमेलिया, ठीक है। चाहे आप जंतु जगत कहिए, चाहे एनिमेलिया, मैंने गलत लिख दिया, और चाहे इसे आप एनिमेलिया कहिए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बिना कोशिका भित्ति वाले जो होते हैं वो जंतु जगत या एनिमेलिया में रखे जाते हैं, ठीक है। और दो तीन चीजें और याद रखेगा, दो तीन चीजें और याद रखेगा। एक चीज याद रखेगा, ये बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा चीज याद रखेगा, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, सॉरी प्रो नहीं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है, गलती से निकल गया, अब उसके लिए जो है मजा मत ले लीजिएगा, ठीक। एनिमेलिया में जितने भी होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, और क्या होते हैं इसके अलावा, ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये एनिमेलिया, जितने भी जंतु जगत हैं बहुकोशिकीय ही याद रखेगा, यहां पर एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय वाले होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और अभी फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं कुल 8 विषय आपको पढ़ा दिए। ये क्वेश्चन आंसर जैसा मैं पढ़ा रहा हूं ना, हूबहू ऐसे ही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछते हैं। तो पहले से अलर्ट रहिए, समझते रहिए, पता नहीं एग्जाम में कहां से क्या पूछ लिया जाए। अब तक ये 8 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 9वां विषय हमारा दोस्तों बायोलॉजी है, और 550 नहीं, आज ही क्लास देख लीजिए आप, हमारा 7वां लेक्चर 557 नंबर की क्लास देख रहे हैं। यहाँ 16,500 लिखा है, हम लोग 16,700 सवाल पढ़ लिए, पढ़े ना। भूत से जैसे घड़ा भरता है, एक दिन में 30 सवाल पढ़ाता हूं, 30 सवाल पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको 16,500 सवाल पढ़ा दिया हूं क्लास में। बहुत बड़ी बात होती है। कई बार बच्चा कहता है सर किस एग्जाम के लिए, देखिए भारत में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज की क्लास पसंद आए तो पीछे 550 क्लास जाके देखिए, टाइम निकालिए, देखिए। बहुत लंबी क्लास हमारी नहीं होती है, आधे घंटे की क्लास होती है, 10-5 मिनट कम ज्यादा अपनी जगह है, लेकिन जाके देखिए, फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा किसे मेटाजोआ कहा जाता है। बड़ा अच्छा सा सवाल हो गया। ठीक है, मेटाजोआ आपने सुना भी होगा नाम। अच्छा, मेटाजोआ का कई बार बच्चे प्रोटोजोआ से संबंध रख देते हैं। अरे प्रोटोजोआ जीव का नाम है भाई, वो एक छोटा सा जीव है। और ये जो मेटाजोआ देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है। ये ग्रुप है जो एनिमेलिया या जंतु जगत के अंतर्गत आता है। लिखेगा जंतु जगत, और मैं दोनों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जंतु जगत को ही एनिमेलिया कहा जाता है। ठीक है, एनिमेलिया के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और इसी को दोस्तों मेटोजोआ, किसे मेटोजोआ कहा जाता है? तो मेटोजोआ इनको नहीं कहा जाता, ये इनके अंतर्गत दोस्तों, इनके अंतर्गत जो है ये मेटाजोआ आता है। इनके अंतर्गत दोस्तों ये मेटाजोआ आता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं एक तरह के बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। मेटाजोआ क्या है दोस्तों? अगर इसके बारे में एक लाइन में बोला जाए तो लिखेगा बहुकोशिकीय प्लस यूकैरियोटिक जीव का समूह। ठीक है, जीव का समूह है ये मेटाजोआ। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव होंगे, यूकैरियोटिक जीव होंगे, ये इनकी खासियत होती है। आइए और भी सवाल देखिए। दे रहा है हाइड्रा। हाइड्रा का नाम तो सुना होगा, जेलीफिश का नाम सुना होगा, कृमि का नाम सुना होगा, स्टार फिश का नाम सुना होगा। सितारा मछली मतलब क्या है? सीधे सीधे लिखिए स्टार फिश। ठीक है, सरीसृप का नाम सुना होगा। उभयचरों पक्षियों और स्तनधारी जीव के जीव किस जगत के अंतर्गत है? देखिए, पानी वाले जीव से लेकर के, और यहां सरीसृप की बात कर दिया। ठीक है, रेंगने वाले जीव, यहां उभयचरों की बात कर दिया। यानी उभयचर किसे कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों जगह पे रहते हैं। और अंतिम में पक्षियों की बात कर दिया, पक्षियों और साथ ही साथ स्तनधारियों की बात कर लिया, जो बच्चे देते हैं। ठीक है, स्तनधारियों की बात क्या दोस्तों? स्तनधारी बच्चे देने वाले। ठीक है, बच्चे देने वाले जीव। अब जितने भी जीव है, गाय भैंस शेर, सब स्तनधारी हैं। ठीक है, उसी तरह से पक्षी अंडे देने वाले। ठीक है, अंडे देने वाले जो ग्रुप हैं दोस्तों, पक्षियों में ज्यादा आपको मिलेंगे। कुछ पक्षियों को छोड़ दिया जाए, एक आध, जैसे चमगादड़, उसको लोग पक्षी की श्रेणी में रखते नहीं, वो बच्चा देता है इसलिए वो स्तनधारी की श्रेणी में आता है, ये भी याद रखेंगे। तो कह रहा है ये सारा किस जगत के अंतर्गत दोस्तों हम इसे रख सकते हैं? तो याद रखेगा ये जंतु जगत की बात हो रही है। ठीक है, ये जंतु जगत की बात हो रही है। जंतु जगत यानी सीधे सीधे एनिमेलिया की बात हो रही है। ठीक है, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया की बात हो रही है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़े। सोच रहे थे बच्चे कि प्रोटोजोआ करने वाले हैं, मेटाजोआ करने वाले हैं। सुनो आगे, बहुत बहुत प्रोटोजोआ को याद करें तो लो आ गया। करा प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं, किस प्रकार के जंतु होते हैं? देखिए, नाम में प्र लगा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं होते। पहले ही समझा था, ये यूकैरियोटिक वाले श्रेणी में आते हैं। तो याद रखेगा, पहली बात सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म जीव। दूसरी बात दोस्तों, ये बहुकोशिकीय नहीं होती, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और तीसरी बात है, ये यूकैरियोटिक होते हैं। नाम जरूर प्रोटोजोआ है, लेकिन ये क्या होते हैं दोस्तों? यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये तीन बात दोस्तों इनके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, और इन्हें अकोशिकीय भी कहा जाता है। याद रखेगा, ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? इन्हें अकोशिकीय जंतु भी दोस्तों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंतर्गत दोस्तों कोशिकाएं एक ही होती हैं, और एक ही कोशिका दोस्तों सारा कार्य करती है। भाई, एक कोशिकीय जंतु का मतलब क्या है? शरीर एक कोशिका से बना है, तो उसकी एक ही कोशिका दोस्तों सबसे भारी है। ठीक है, और ऐसे जीव खास करके ताजे और खारे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो जीव होते हैं ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों? ताजे एवं खारे जल, ताजे प्लस खारे जल में पाए जाने वाले जीव, पाए जाने वाले जीव जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं प्रोटोजोआ संघ के जीव। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। अगला दे रहा दोस्तों कि प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के शरीर पर ऊतक के स्थान पर क्या पाया जाता है? कह रहे हैं इनके शरीर में ऊतक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके स्थान पर दोस्तों
अंगक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंगक। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि सर लिखा है उतक, उतक ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे याद रखेगा, उतक नहीं पाया जाता। ठीक है, एक बात तो इसे याद रखेगा। कोशिका कोई पूछेगा तो वो भी हटा दीजिएगा। ठीक है, इसमें अंगक होता है या फिर कई जगह पे लिखा होता है कोशिकांग, कोशिका धन अंग से बना हुआ है कोशिकांग। ठीक है, तो या तो अंगक पाया जाता है या कोशिकांग पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, क्योंकि पूरा शरीर जो है दोस्तों एक ही कोशिका से बना होता है, इसीलिए इनके शरीर में जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा, इसीलिए शरीर में क्या पाया जाता है दोस्तों, इनका जो शरीर होता है इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। यही जीव द्रव्य जीवन का संचार करता है। ठीक है, इनके शरीर, जैसे हमारे शरीर में बहुकोशिकीय हम जीव हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग काम है, लेकिन इनके शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है, और एक ही कोशिका होने की वजह से सारा जिम्मेदारी उसी कोशिका को हो जाएगा। तो शरीर जो है पूरा जीवद्रव्य से बना होता है, और एक ही कोशिका सब कुछ नियंत्रण करती है, चलना फिरना प्रजनन सब कुछ वही देखती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। ये मैं प्रोटोजोआ संघ वाले जीवों के बारे में बता रहा हूं जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, करा अमीबा हो गया, या एंट अमीबा कोलाई हो गया, या पैरामीशियम हो गया, या लिमेनिया डोनवानी हो गया। करा ये सभी किस तरह के जीव हैं? ये सब प्रोटोजोआ संघ वाले जीव हैं। ये जितने दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब प्रोटोजोआ संघ वाले जीव हैं। और प्रोटोजोआ संघ का मतलब क्या है दोस्तों? दो तीन चीजें आप याद रखेंगे। एक तो अति सूक्ष्म होते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। दूसरा याद रखेंगे यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और तीसरा याद रखेगा कि ये जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं। और तीसरी बात दोस्तों क्या याद रखेंगे? ताजे और खारे जल में अधिक पाए जाते हैं, ताजे और खारे जल में। ठीक है, जल में। ठीक है, खारे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। ये बात दोस्तों आप याद रखेंगे। अमीबा वगैरह इन सब की बात हो रही है, तो ये चीज दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला सवाल, करा प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में प्रजनन दोस्तों किस प्रकार होता है? तो प्रजनन के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं दोस्तों? दो प्रकार है। या तो लैंगिक प्रजनन होता है या तो अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है दोस्तों? लैंगिक प्रजनन होता है या अलैंगिक प्रजनन होता है। अगर आप मनुष्यों की बात करेंगे तो मनुष्य लैंगिक प्रजनन करता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन करता है जिसमें हम युग्मक वगैरह को रखते हैं, संग युग्मक को रखते हैं। ठीक है, संग युग्मक। ठीक है, तो ये हम लैंगिक प्रजनन रखते हैं। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में जैसे द्विविभाजन की बात आती है। ठीक है, द्विविभाजन। ठीक है, द्विविभाजन। ठीक है, द्विविभाजन की बात आती है। या जैसे शरीर को दो भागों में बांट देना, या हाइड्रा वगैरह है वो मुकुलन करते हैं। ठीक है, मुकुलन। ठीक है, तो ये सब दोस्तों अलैंगिक प्रजनन होता है। ये संबंधित होते हैं प्रोटोजोआ संघ से। ठीक है, अभी आगे और सवाल आएगा तो आपको समझा दे रहा हूं। करा प्रायः सभी एक कोश की जीव, क्या दे दिया दोस्तों? एक कोश की जीव किस विधि द्वारा दोस्तों जनन करते हैं? तो अधिकांशतः यह अलैंगिक जनन करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? अलैंगिक जनन। अलैंगिक दोस्तों ये जनन करते हैं। जितने भी एक कोश की जीव होते हैं सब अलैंगिक जनन करते हैं। और द्विविभाजन विधि से, ये द्विविभाजन विधि। ठीक है, द्विविभाजन पद्धति। ठीक है, यानी अपनी कोशिकाओं को दो भागों में दोस्तों बांट देते हैं। ये इस तरह से इनका जनन कार्य होता है, ये आप याद रखेंगे। करा है किसमें द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है? वही बात है। तो द्विखंडन द्वारा प्रजनन दोस्तों ये खास करके प्रोटोजोआ संघ की बात हो जाए, प्रोटोजोआ संघ की बात हो जाए तो प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जीव पाए जाते हैं सब द्विखंडन द्वारा दोस्तों प्रजनन करते हैं। और ये द्विखंडन दोस्तों क्या कहलाता है? यह एक तरह का अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। द्विखंडन मुकुलन इसी का उदाहरण है। ये प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं वो करते हैं। प्रोटोजोआ संघ में खास करके अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है,
पैरामीशियम हो गया, ये सब करते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे बैक्टीरिया भी इसी तरह से करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी लैंगिक अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से जो है द्विखंडन विधि से ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन, ठीक है। दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन क्या कहलाता है दोस्तों, इसी को तो द्विखंडन कहा जाता है या द्विविभाजन कहा जाता है, ठीक है। दो भागों में बट जाना, द्विविभाजन, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये द्विविभाजन क्या है दोस्तों, एक तरह का अलैंगिक प्रजनन है। क्या है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एक ही कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, दो समान संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ये आप याद रखेंगे। देखिए अमीबा की बात आई थी, इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहां बनते हैं। करा, कौन सा रोग अमीबियासिस के कारण होता है, ठीक है। अमीबियासिस के कारण याद रखेगा पेचिस होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, एक रोग बड़ा खतरनाक सा है, पेचिस, ठीक है। पेचिस, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये जो पेचिस रोग है, पेचिस, ठीक है। पेचिस रोग दोस्तों है, ये किससे संबंधित है, ये अमीबियासिस के कारण होता है दोस्तों। एक तरह से अमीबा की ही एक प्रजाति दोस्तों जो पेचिस रोग से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे अमीबिक पेचिस कहा जाता है, अमीबा के कारण होता है इसलिए अमीबिक पेचिस भी कहा जाता है, ठीक है। लिखेगा अमीबिक पेचिस, अमीबा के कारण यह होता है, इसीलिए दोस्तों इसको नाम क्या दे दिया है, या सिर्फ पेचिस शब्द मिल सकता है या अमीबिक पेचिस शब्द मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होएगा, एक ही बात यहां पर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक तरह का यह प्रोटोजोआ परजीवी है। अमीबिक क्या है दोस्तों, ये जो अमीबिक पेचिस देख रहे हैं, ये प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण, एक तरह का यह क्या है, यह प्रोटोजोआ परजीवी है, ठीक है। यह प्रोटोजोआ परजीवी है, ठीक है। ये आप याद रखें। अच्छा, पीछे आपने पढ़ा था ना कि प्रोटोजोआ संघ में आता कौन है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, पीछे आपने पढ़ा भी था, वही चीजें तो यहां मिल रही है। करा, पायरिया नामक रोग दोस्तों, यह किसके कारण होता है, पायरिया में होता क्या दोस्तों, दांत में असहनीय दर्द, ठीक है। असहनीय दर्द होता है, ठीक है। मसूड़ों से खून निकलता है, ठीक है। मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है। खून निकलना, ठीक है, क्योंकि कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। पायरिया में क्या होते हैं दोस्तों, प्लस दांत और मसूड़ों में कीड़े, ठीक है। मसूड़ों में ये कीड़े पड़ जाना, ठीक है। कीड़े पड़ जाना, इसी को दोस्तों पायरिया कहते हैं। छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, यह भी अमीबा के कारण ही होता है, ठीक है। यह भी किसके कारण होता है दोस्तों, अमीबा के कारण। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, कि अमीबा में कौन से वाले अमीबा के कारण होता है, बट ये अमीबा के कारण ही होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा, बहुविखंडन, जिस तरह से द्विविखंडन होता है, मुकुलन होता है अलैंगिक प्रजनन में, उसी तरह से बहुविखंडन भी होता है, यह आप याद रखेंगे। करा, बहुविखंडन द्वारा कौन सा जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है दोस्तों, एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है, तो ये प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम दोस्तों ये बहु विखंडन द्वारा कार्य करता है, और प्लाज्मोडियम के कारण ही दोस्तों मलेरिया रोग होता है। आपको याद होगा मलेरिया रोग, ठीक है। मलेरिया रोग, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये बहुविखंडन से संबंधित है। जब शरीर की कोशिकाएं कई भागों में बढ़ती हैं तब बहुविखंडन होता है, जब दो भागों में बढ़ती हैं तो द्विविखंडन कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, द्विविभाजन या द्विविखंडन। करा, मलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो याद रखेगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम के कारण, ठीक है। प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा रोग होता है, मलेरिया, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है दोस्तों, ठीक है। सवाल आता है वाहक कौन है, तो याद रखेगा मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। याद रखेगा ये दोस्तों वाहक है, ठीक है। और मलेरिया दूर किससे होता है, ठीक है। मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा दोस्तों कौन सी है, तो मलेरिया की दवा है कुनैन, ठीक है। कुनैन
या फिर क्विनीन, ठीक है, क्विनीन, ठीक है। ये कहां से मिलती है दोस्तों? तो ये सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलता है, ठीक है। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त, ठीक है, छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्विनीन या कुनैन की बात हो रही है, ये मलेरिया की दवा है। यहां तक से सवाल बनता रहता है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा, क्वेश्चन देखा होगा कभी, तो सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि नितिन सर बड़ा कठिन पढ़ा रहे हैं। अरे मुझे क्या पड़ा कठिन पढ़ाने का, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कहीं कुछ आपके नजर से छूट ना जाए। आपकी आदत है कि आप कठिन चीजें कम पढ़ते हैं, आसान चीजें ज्यादा पढ़ते हैं। मेरी आदत है कि मुझे बायोलॉजी पढ़ाना है, मुझे हर एक चैप्टर पे बराबर फोकस करना है, कहीं कुछ कम ज्यादा नहीं करना। कम से कम एक बार तो पढ़ ही लीजिए। मैं तो आपको एक ही बार पढ़ा रहा हूं ना, दोबारा इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होगा, तो कम से कम एक बार तो सारे सवालों को देख लीजिए टाइम निकालकर। और बहुत ज्यादा आपका समय तो जा नहीं रहा है। करा किसका सामान्य नाम स्लीपर जंतुक है। स्लीपर जंतुक क्यों कहा गया? स्लीपर दोस्तों ये चप्पल की बात हो रही है, ठीक है। स्लीपर का मतलब क्या दोस्तों? चप्पल, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पे याद रखेगा चप्पल जैसी आकृति, चप्पल जैसी आकृति दोस्तों किसकी होती है? यानी कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से दोस्तों आकृति होती है। ये होती पैरामीशियम की, ठीक है। किसकी आकृति होती है? ये पैरामीशियम को होती है। इसलिए जंतु किसे कहते हैं? स्लीपर जंतु कहते हैं पैरामीशियम को। किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं पैरामीशियम को, ठीक है, पैरामीशियम को कहते हैं। ये आप याद, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन वही है कि कम से कम एक बार तो पढ़े रहिए, तभी तो आसान लगेगा। करा किसे हरा प्रोटोजुआ कहा जाता है? हरा प्रोटोजुआ दोस्तों याद रखेंगे युगलीना को कहा जाता है, युगलीना। और एक चीज याद रखिए, युगलीना में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। जब पाया जाता है क्लोरोफिल, इसका कारण है कि क्लोरोफिल रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा। समझिएगा बात को, प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण होगा, ये तो कंफर्म है। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो इसका मतलब यह स्वपोषी जीव हो जाएगा। अगर ऐसा है तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? यह युगलोना जो है दोस्तों, युगलीना, यह दोस्तों स्वपोषी जीव में आ जाएगा। बताइए आएगा कि नहीं? स्वपोषी जीव हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल होने का सारी नौटंकी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज याद है। और अब इसे क्या कहा जाता है? जंतु और पौधे के मध्य सेतु, ठीक है। किसे कहा जाता दोस्तों? इसी युगलीना को कहा जाता। क्यों? दोनों का गुण हो गया है जीव, लेकिन हो रहा है प्रकाश संश्लेषण। अब बताओ, है रखा जाता है, यानी दोनों के बीच सेतु का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये युगलीना दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस अपना भोजन भी स्वयं बनाता है, तो स्वपोषी जीव हो गया। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता हूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। देखिए बच्चे को क्या चाहिए? अच्छा कंटेंट चाहिए, बढ़िया से समझाने वाला, पढ़ाने वाला हो, बस बच्चे को ये चाहिए। बाकी तो बच्चा खुद ही तैयारी कर लेगा। तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बेस्ट क्लास है। इसे तो हर बच्चे को देखना चाहिए, हर बच्चे को देखना चाहिए। चाहे आप भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम। अब मैं जानबूझ के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाने से क्या फायदा होता है? सीधे सीधे सवाल दिखते हैं और हूबहू यही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में टकरा जाते हैं। तो अगर आप पीछे जाके पढ़ेंगे, कुल हर तरफ से आपका ही फायदा है, नुकसान कहीं कुछ नहीं। अब फ्री में इतना कोई कुछ पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है। तो आप आइए, एक कॉमन प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा संपूर्ण सामान्य अध्ययन का, उसी में ये पूरा 550 लेक्चर जो आप देख रहे हैं, आगे हो सकता है 600, 700, 1000 लेक्चर भी हो जाए, ये सब आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई दिक्कत है कोर्स ज्वाइन करने में तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो याद रखेगा अगर आपको पीडीएफ के रिगार्डिंग कोई भी चीजें जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कीजिए वैदिकी दोस्तों, ये ऐप है या वेबसाइट भी है, इस पे संपर्क कीजिए या नंबर नोट कर लीजिए 9026156165, ठीक है। इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वैदिकी टीम आपको हेल्प कर देगी, ठीक है। बाकी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो कोर्स के बारे में स्टडी 91 आपको जानकारी दे देगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्लासेस डेली चलती हैं रात को 8 बजे, तो आप जल्दी से इस क्लास से जुड़ जाइए और डेली देखने का प्रयास कीजिए। पीछे के लेक्चर नहीं देखें तो कोशिश कीजिए एक दिन में 3-4 लेक्चर देखिए,
हर तरफ से आपका फायदा होगा। सब्जेक्ट वाइज भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।